दोस्तों, स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक होमर की इलियड को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये गुस्से, सम्मान और इंसान होने की कीमत को बहुत गहराई से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लेखक की, होमर की। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि होमर कोई आज के जमाने के लेखक नहीं थे। आप ऐसे सोचिए कि वो एक कवि थे जो महफिलों में और आग के पास बैठकर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को गा के सुनाते थे। उन्होंने ही इन बिखरी हुई कहानियों को एक ऐसी कविता में पिरोया जिसे हम आज इलियाड के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि इलियड है क्या, फिर मिलेंगे इसके हीरो, राजाओं और देवताओं से, और हाँ, हम अखिलीस के उस मशहूर गुस्से की पूरी कहानी को जानेंगे जिसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलियड पूरे के पूरे ट्रोजन वॉर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 10 साल लंबे युद्ध के आखिरी साल में बस कुछ हफ्तों की कहानी है। एक ऐसा वक्त जो एक हीरो के गुस्से की आग में जल रहा था। ये कविता एक बड़ी ही मज़ेदार लिटरेरी टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं इन मीडिया रेस, मतलब कहानी के बीच से। तो होमर हमें कहानी की शुरुआत से नहीं बताते, वो हमें सीधा एक्शन के बीच में उतार देते हैं जब जंग को चलते हुए 9 साल बीत चुके हैं। इसी वजह से कहानी पहली लाइन से ही बहुत ड्रामेटिक और दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं इस कहानी के किरदारों की, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ इंसानों ने नहीं लड़ा था। इसमें देवता भी शामिल थे, राजा भी शामिल थे, और इन सब ने मिलकर कहानी को एक नया मोड़ दिया। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कहानी के दिल में जो टकराव है उसे दिखाती है। एक तरफ है अकिलीस, ग्रीक सेना का सबसे बड़ा योद्धा जो लड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपनी शान के लिए, जिसे क्लियोस कहते हैं। और दूसरी तरफ है हेक्टर, ट्रॉय का राजकुमार, जो अपने परिवार और अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा है। आप देख सकते हैं दोनों की वजहें कितनी अलग हैं, और यही इस कहानी को इतना दमदार बनाता है। और हाँ, देवताओं को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो सिर्फ ऊपर से तमाशा नहीं देख रहे थे। जैसा आप यहां देख सकते हैं, वो तो बाकायदा टीम बनाकर लड़ रहे थे। हेरा और एथीना ग्रीक्स की तरफ थी, तो अपोलो और एफ्रोडाइटी ट्रोजन्स की तरफ, और इन सब के ऊपर थे ज़्यूस, जो एक तरह से रेफरी का काम कर रहे थे, भाग्य की तराजू को संभाले हुए। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? अखिलीस को इतना गुस्सा आया क्यों? चलिए उस एक घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरे महाकाव्य की कहानी को आग लगा दी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे एक बात से दूसरी बात जुड़ी। देखिए, हुआ ये कि ग्रीक सेना का जो लीडर था, किंग एगेमेम्नॉन, उसने अकिलीस से उसका वॉर प्राइज, एक लड़की जिसका नाम ब्रिसीस था, छीन लिया। अब ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, ये अकिलीस की इज्जत पर, उसके सम्मान पर सीधा हमला था, सबके सामने। और इस बेइज्जती से अकिलीस इतना नाराज हुआ कि उसने लड़ने से ही मना कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, ट्रोजन्स जीतने लगे और ग्रीक सेना हारने लगी। अखिलीस के मैदान से हटने से ग्रीक सेना तो तबाह हो रही थी, लेकिन जो चीज उसे वापस लड़ाई में खींच कर लाती है, वो कोई शान या शौकत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और दर्दनाक ट्रेजेडी थी। उसका गुस्सा अब एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल गया। पहले अगेमेम्नॉन ने अखिलीस को मनाने के लिए तोहफे भेजे, पर अखिलीस ने साफ मना कर दिया। फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त पुट्रोक्लस ग्रीक सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अखिलीस के कपड़े पहनकर लड़ने चला गया। लेकिन यहीं पर ट्रेजेडी होती है। हेक्टर के हाथों पुट्रोक्लस मारा जाता है। और बस यही वो पल था। अखिलीस का सारा गुस्सा, जो पहले अपनी बेइज्जती पर था, अब वो बेपनाह दुख और बदले की आग में तब्दील हो गया। पैट्रोक्लस की मौत, बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अखिलीस के लिए अब ये लड़ाई न तो सम्मान की थी, न जीत की। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की लड़ाई थी। तो अब इस नए और भयानक गुस्से के साथ अखिलीस मैदान में वापस आता है, और वो जो करता है वो हमें इस कहानी के सबसे भयानक और यादगार सीन की तरफ ले जाता है। ये शायद कविता का सबसे क्रूर हिस्सा है। अखिलेस सिर्फ हेक्टर को मारता ही नहीं है, बल्कि उसके शरीर की बेइज्जती करता है। उसे अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटता है। ये सीन हमें दिखाता है कि दुख और गुस्सा इंसान को कितना बदल सकता है, उसे हैवान बना सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। हेक्टर के बूढ़े पिता राजा प्रियम अकेले दुश्मन के कैंप में आते हैं और अकीलीस के पहलों में गिरकर अपने बेटे का शरीर मांगते हैं, और उस एक पल में अकीलीस का सारा गुस्सा पिघल जाता है। हम देखते हैं कि दो दुश्मन, एक जिसने अपना बेटा खोया है और दूसरा जिसने अपना सबसे अच्छा दोस्त,
एक दूसरे के दुख में एक साथ रो रहे हैं। ये सीन हमें युद्ध की असली कीमत समझाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम आज लगभग 3000 साल बाद भी इस कहानी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? चलिए उन बड़े आइडियाज पर नजर डालते हैं जो इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी थीम है मेनिस, जिसका मतलब है गुस्सा। कमाल की बात यह है कि ये इस पूरी कविता का सबसे पहला शब्द है। ये कविता हमें दिखाती है कि गुस्सा कितना विनाशकारी हो सकता है, चाहे वो अपनी इज्जत के लिए हो या किसी अपने को खोने के दुख से पैदा हुआ हो। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है क्लियोस। इसका मतलब है शान, या कह लीजिए अमर प्रसिद्धि। उस जमाने में एक हीरो के लिए यही सबसे बड़ा इनाम था, अपनी जान से भी ज्यादा कीमती। अकीलीस जैसे हीरो इसी के लिए लड़ते और मरते थे ताकि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। और आखिर में है मोयरा, यानी किस्मत या भाग्य। यह आइडिया कि आपकी किस्मत पहले से तय है और देवता भी उसे नहीं बदल सकते। अकीलीस को पता है कि अगर वो लड़ेगा तो ट्रॉय में ही मरेगा, लेकिन वो फिर भी लड़ने का फैसला करता है। ये बात किरदारों के फैसलों को और भी ज्यादा हीरोइक और ट्रैजिक बना देती है। चलिए कविता की उन्हीं पहली लाइनों पर वापस चलते हैं। रेज गॉडेस सिंग द रेज ऑफ पेलियस सन अखिलीज, मॉडरस डूम्ड दैट कॉस्ट द अकियंस काउंटलेस लॉसेस। सोचिए, ये शब्द लगभग 3000 साल पहले लिखे गए थे, पर आज भी इनमें कितनी ताकत है। ये लाइनें पूरी कहानी का निचोड़ हैं, एक इंसान का गुस्सा और उसके भयानक नतीजे। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस जमाने में क्लियोस यानी अमर प्रसिद्धि ही सबसे बड़ा इनाम था, तो आज के जमाने में वो क्या है? अपने कामों से हमेशा के लिए याद रखे जाने का आइडिया तो आज भी है, पर आज की दुनिया में उसकी शक्ल कैसी है, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको एक्सप्लेनर पसंद आया और आप ऐसी और भी कहानियों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।